बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 2023 और 24 के, जिसे आप वार्षिक परीक्षा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए आज हम बात करेंगे बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता है उसके जानकारी के लिए बता दूं, हमने अपने चैनल पे आपके हिंदी इलेक्टिव के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए एक 10+ सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, जिसमें हम 10 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी सीरीज का हमारा जो सबसे पहला पेपर है सैंपल पेपर नंबर 1, उसी का पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 को बहुत ज्यादा बेसिकली सपोर्ट किया, अच्छे कमेंट भी आए, आपका फीडबैक अच्छा रहा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, रिक्वेस्ट है आपसे पहले पार्ट 1 देखो, फिर इस पार्ट 2 को देखना है, फिर बाद में भी देखना है। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी दे दूंगा। ठीक है, आप कहीं से भी जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे हम पेपर के पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे ऐड हुए होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं। पैटर्न को समझने के लिए आप अपने सामान्य निर्देश को पढ़ना, पैटर्न आपको पता चलता है। ठीक है, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर आपके 2 खंड होंगे। खंड आ, जो कि एक वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय रहेगा। खंड बा, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे। दोनों सेक्शन को मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 14 बने। ठीक है, खंड आ जो रहेगा, इसमें आपके 40 वास्तुपरक प्रश्न यानी कि टोटल आपसे 40 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ पे 6 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद खंड बा आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें आपके 8 क्वेश्चन वर्णात्मक वाले हैं और इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें आपका ऐड है अभिव्यक्ति माध्यम की क्वेश्चन आंसर, दृश्य लेखन, प्रेस विज्ञापित, लेटर, प्रतिवेदन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। फिर आता है आपकी दोनों किताबों की सैपसन व्याख्याएं, क्वेश्चन आंसर हो गए, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की ये जो पार्ट 2 वाली वीडियो है, इसमें हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अराउंड आपकी 40 से लेके 50 मिनट तक की बनेगी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी ग्रामेटिकल पार्ट की भी जो तैयारी है बहुत अच्छी करवाऊंगा, बट आपने करना क्या है, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने खंड आपका जो ए था इसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने गद्यांश वाले एमसीक्यू को देखा था, हमने पढ़ा भी था और आप सभी बच्चों ने मेरे साथ भी पढ़ा था, आंसर भी दिए थे, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर काव्यांश वाला था। उसके बाद ये अव्यक्त माध्यम से संबंधित 5 एमसीक्यूज थे, इसको भी हमने समझ लिया था। अंतरा भाग 1 से संबंधित काव्यांश वाले एमसीक्यू थे। ठीक है, फिर गद्यांश वाले एमसीक्यू थे अंतरा किताब के। ओके, और ये अंतराल वाले के एमसीक्यू। ओके, चलिए, तो यहाँ से शुरुआत होता है बच्चों आज के इस पेपर का हमारा दूसरा सेक्शन, खंड बा, जो कि हमारा वर्णात्मक वाला है। अब खंड बा के वर्णात्मक में सबसे पहले हमारे जो 3 क्वेश्चन वो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए 2 शीर्षक में से किसी भी एक शीर्षक पर आपको 120 शब्दों में क्या लिखना है, दृश्य लेखन लिखना है, और ये 5 नंबर। मैं लिटरली बता रहा हूँ बच्चों, आपका जो दृश्य लेखन है ना, ये फ्री के 5 नंबर होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं आपको टॉपिक दिया गया है प्ले स्कूल का दृश्य, आपका टॉपिक है पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य। अब दृश्य लेखन के लिए देखिए आपको करना क्या है, आपको जो भी शीर्षक जो भी टॉपिक दिया जाता है, आप उसकी ना एक छवि बनाओ अपने दिमाग में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एनुअल डे का दृश्य। ठीक है, वार्षिक महोत्सव जो होता है ना उसका दृश्य है, तो आपने उसको देखा भी है। तो जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया था, बस वही सारी बातें आपको दृश्य लेखन में एज इट इज लिख देनी। ठीक है, आपको 4 नंबर ना बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बट 1 नंबर पता है कैसे कम मिलेगा, आपके जो शब्द चयन है, आपकी जो भाषा शैली है, वो 11वीं के बच्चे के लायक है, या फिर आपने जो लिखा है वो 9वीं या फिर 7वीं के बच्चे के लायक है, उस हिसाब से 1 नंबर। ठीक है, अब 4 नंबर तो मैं आपको पक्के करवा दूंगा, 1 नंबर आप पे डिपेंड। ठीक है, तो टॉपिक हमने लिया है बच्चों पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य। अब दृश्य लेखन के लिए आप जो भी लिखने वाले हो उसके 3-4 की पॉइंट सबसे पहले लिखो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्कूल की पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य लिखूंगा, तो सबसे पहले हम स्कूल की बात करेंगे।
किस प्रकार की पुस्तकें थी, बहुत सारे लेखक थे, खरीदने गए थे, ठीक है, भीड़ थी, ज्ञान मिला, बहुत सारी चीज़। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक वर्ड ज़रूर लिखना बच्चों, कट टू। अगर आप इसे नहीं लिखते हो, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, इस वर्ड की वजह से, केवल एक वर्ड की वजह से, ठीक है ना? ज़रूर लिखना है इसको। चलिए, अब पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य लिखते हैं, तो लिखेंगे, आज रविवार का दिन था। मैं अपने परिवार के साथ में पुस्तक का प्रदर्शनी देखने गया था। प्रदर्शनी का आयोजन हमारे स्कूल के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में आयोजित किया जाता है। लाइब्रेरी में चारों ओर पुस्तकों की एक अच्छी सी महक और चहल पहल। पुस्तकें अपने विषय में अति सुंदरता और ज्ञान से भरी हुई थी। प्रदर्शनी में विभिन्न लेखकों की रचनाएं, साहित्य की उत्पत्तियां और समाचार पत्र भी वहाँ पे रखे हुए थे। पुस्तकों के साथ साथ स्थानीय लेखकों के साथ में हुए वार्ता सत्र ने यानी कि पुस्तकें भी हमने देखी, साथ ही स्थानीय जो लेखक थे उनके साथ में हमने बातचीत भी की। ठीक है, प्रदर्शनी में बच्चों के लिए शैक्षिक कार्य क्षेत्र भी थे, यानी कि हम बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम थे, क्षेत्र भी थे, जिसमें उन्हें शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी। सारी इस घड़ी में मैंने अपने अंदर एक आत्म विकास और शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति नई ऊर्जा का अनुभव किया। यह प्रदर्शनी मेरे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव साबित हुआ, जो मुझे साहित्य और ज्ञान के प्रति प्रेरित भी करता है। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें थी। इसमें साहित्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, बहुत सारी चीजें। ठीक है। मुझे एक साहित्यिक पुस्तक और मेरी बेटी को एक बाल उपन्यास मिला, या फिर मेरी सहेली को, सहेला को, जो भी आपका दोस्त। पुस्तक प्रदर्शनी का माहौल बहुत ही सुखद था। वहाँ पर हर कोई पुस्तक के बीच खोया हुआ था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आने से मेरे जीवन का, मेरे ज्ञान जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है? तो ये मेरा दृश्य था। बस आधा नंबर आपको मिलेगा कट टू। अब इस पूरी प्रक्रिया में 4 नंबर तो आपको मिल जाएँगे। 1 नंबर डिपेंड करता है आपके शब्द चयन। ठीक है? चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी-जल्दी स्किप करके देख लेंगे, बट ऐसा मत करना। क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत सारी बातें एक साथ में समझनी पड़ेंगी, जो कि डिफिकल्ट है आपके लिए, बट ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है? हमें 2 विषय दिए गए हैं, किसी एक पे 120 शब्दों में पत्र लिखना है। 2 तरीके का पत्र होगा, ठीक है? सबसे पहला पत्र ये है कि आप शुभम या शिखा हैं। काका का कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन के लिए आप स्वयं तैयार हैं। यानी कि आपको क्या करना है? एक आवेदन पत्र, एक जॉब लेटर लिखना है। किसके पद के लिए? पद क्या है आपका? डाटा एंट्री पर। ठीक है। अब देखो एक बेसिक सा फॉर्मेट बताता हूँ आपको आवेदन पत्र के लिए, वो याद कर लो। पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, तो आओ समझो। तो सेम वही हमने लिख दिया। एक सेकंड, ये तो का पहला वाला आ गया, लेटर का है, ये रहा। चलो लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भेजने वाले का पता। ठीक है, तो ये आपका पता आएगा। तो आप आपने अपना पता क्या लिखा? परीक्षा भवन, काखागुआ रोड, नई दिल्ली। ठीक है, डेट मान लेते हैं 20 फरवरी 2024, जबकि आपके पेपर शुरू होंगे फाइनल के तब की डेट की। ठीक है। अब एक शब्द बच्चों प्रति, इसको जरूर लिखना। प्रति का मतलब ये होता है कि आप किसी के जवाब में लिख रहे हैं। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे लिखना है प्राप्तकर्ता कौन। ठीक है, ओके। प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्राप्तकर्ता कौन है? प्रबंधक है, करोल बाग, नई दिल्ली। और प्रबंधक किसके हैं? कंपनी के हैं। ओके। विषय क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। ओके। अब एक चीज याद रखो, आप शुरुआत करोगे महोदय या महोदया से, और एक ये संबोधन वाचक डंडा जरूर लगा दें, ठीक है? टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 18 फरवरी 2024 को प्रकाशित विज्ञापन से ये ज्ञात हुआ, दिल्ली के करोल बाग की काखागा कंपनी, कंपनी का नाम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो लिख भी दो। काखागा कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त हैं, जिसके लिए मैं स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ या करती हूँ, यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम, निष्ठा और ईमानदारी के साथ, आशा है आप मेरे आवेदन पर, मेरे निवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यताएं, अपने कार्य अनुभव, अपना विवरण एक स्वयं के साथ में संलग्न कर रहा हूं। अब बताएंगे आप क्या क्या संलग्न कर रहे हैं। तो अपना स्वयं, शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट साइज फोटो। स्वयं में आप सबसे पहले बताएंगे अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और स्थायी पता। ठीक है, ये 4 बातें स्वयं में। फिर शैक्षिक योग्यताएं आ जाती हैं।
आपको कम से कम 4 लिखनी पड़ेंगे, 4 शैक्षिक योग्यता। एक तो 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, हिंदी ऑनर्स, ये तो सारे में लिख देना, ठीक है? अब किस प्रकार से लिखना है तो ये आप देख लो। क्रम संख्या डालनी है आपको इस प्रकार से, परीक्षा यानी कि क्लास क्या थी आपकी, कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, परसेंट क्या, इस हिसाब से कर सकते हो। आप टेबल ना बनाओगे ना तो भी चलेगा, बस 10वीं कक्षा सीबीएसई 2015 80% इस प्रकार से लिखना, ठीक है? और उसके बाद में आपकी क्या अन्य योग्यताएँ क्या-क्या हैं? तो भाई मुझे कोडिंग आती है, जैसे कंप्यूटर है, तो कोडिंग आनी चाहिए, टीम वर्क मैनेजमेंट आना चाहिए। कार्य अनुभव कहाँ पे है? तो 2, 4, 5 साल का लिख देना किसी और कंपनी से। उपलब्धियाँ क्या थी? तो भाषण प्रतियोगिता, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कुछ लिख देना। अभिरुचियाँ क्या हैं? तो भाई मुझे संगीत पसंद है, योगा अभ्यास, थिएटर, नाटक मंचन ये आता है। आप भाषा कौन-सी आती है? तो कोशिश करना कम से कम 2 से 3 भाषा की, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। संपर्क 2 व्यक्तियों का लिखना है, ठीक है? फिर डेट आपको डाल देनी है, जो आपने शुरुआत में लिखी थी ना एड्रेस के बगल में, तो वही और आपका फिर यहाँ पे नाम, ठीक है? इस प्रकार से आप ये समझ गए। अब एक बात को ना बड़े गौर से ये जो आपको मैंने लेटर बताया, ये लेटर तो केवल किसके लिए था? ये जो लेटर है वो था केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर पद। अब ध्यान से सुनो, आपका 1 से लेके 100 या व्हाटएवर जो भी आपका विषय आ जाए, ठीक है? जो भी आपका विषय आ जाए, आपको हर एक विषय पे सेम यही लेटर लिखना है, बस 1 से 2 चीज़ें आपको चेंज करनी है। मैं आपको बताता हूँ क्या। क्या चेंज करना होगा? आप पूरा का पूरा ये याद कर लो, ठीक है? और ये जो पूरी की पूरी बात लिखी है, इसमें से बस आपको पता है क्या यहाँ पे डिलीट करना है? आपका जो पद है, ठीक है? इसको आप हटा दो और जो कंपनी नाम है, ये हटा दो। कंपनी का नाम दिया जाता है, तो कंपनी का नाम लिखना वरना ये रखना। अब आपका चाहे कोई भी पद आ जाए, वो पद आपको लिख देना। चाहे शिक्षक का आ जाए, ऑपरेटर का आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो पद आप यहाँ पे लिख दो। बाकी सारी की सारी बात, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, सेम टू सेम एज़ इट इज़ लिखना। और एक जो आपकी वो रहेगी शैक्षिक योग्यता, वो आप अपने टॉपिक के हिसाब से चेंज करें, ठीक है? बाकी की सारी बात आप सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो था उसकी हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि आप आयुष या शगुन हैं, अपने विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्य सतर्कता अधिकारी दिल्ली सरकार को शिकायत पत्र, तो हमें क्या करना है? एक शिकायत पत्र लिखना है। अब शिकायत पत्र हम कैसे लिखते हैं? अधिकारी को लिखेंगे, तो लिखेंगे माननीय मुख्य सतर्कता अधिकारी, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली डैश डैश और विषय क्या है? विद्यालय में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत। महोदय, मैं आयुष शगुन दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय काका का छात्र हूँ। मैं आपके ध्यान में अपने विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में पिछले 5 से 6 महीनों से नवीनीकरण का यानी कि रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। इस कार्य में सरकार के द्वारा लगभग 15 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इस कार्य को करने के लिए एक ठेकेदार कंपनी को नियुक्त किया गया। मैंने स्वयं देखा है कि इस कार्य में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि कार्य की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। उदाहरण के लिए विद्यालय के शौचालय में लगी टाइलें बहुत जल्दी अपने आप टूट जाती हैं। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी धब्बेदार हो गई हैं। छत में कई जगहों पर दरार आ गई, सीलन आ गई है। मैंने इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो भी मिले हुए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मैं इस मामले में आपका हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, आयुष शगुन। ठीक है ना? इस प्रकार से आप शिकायत पत्र भी लिख सकते हैं। शिकायत पत्र ज़्यादा आसान है आप सभी के लिए, लेकिन अगर फॉर्मेट याद करना है, तो आपको जॉब लेटर आसान है। ठीक है? ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के, हमारा जो खा वाला है इसके बारे में, ठीक है? तो खा में एक तो हमें प्रतिवेदन लिखना है और एक हमें प्रेस विज्ञापन, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में आपको मैं केवल और केवल प्रतिवेदन के बारे में 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊँगा, ठीक है? 2 अलग-अलग तरीकों से। फिर प्रेस विज्ञापित को अगले पेपर में 2 क्वेश्चन के ज़रिए समझाऊँगा। फिर अगले पेपर में आपका कार्यसूची, फिर कार्यवृत्त। इस प्रकार से क्या होगा कि 10 सैंपल पेपर में आप कम से कम हर एक टॉपिक के 4-4 क्वेश्चन की तैयारी करें। ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रतिवेदन लिखने का एक आसान तरीका तो आपका ये वाला, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए पहले। आप सकीना या सौरभ हैं, अपने विद्यालय में ईएमसी प्रदर्शनी इसके सफल आयोजन पर एक प्रतिवेदन तैयार, तो टॉपिक डालेंगे मतलब आप लिखना क्या चाहते हैं तो प्रतिवेदन है और फिर लिखेंगे मेरे विद्यालय में 25 फरवरी 2024 को ईएमसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, इस प्रदर्शनी में
इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जो है वो छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई जानकारी प्रदान करना। ठीक है, फिर आप डालेंगे इस प्रकार से पॉइंट। प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय के खेल मैदान प्लेग्राउंड में हुआ था और इसका उद्घाटन किया था विद्यालय के प्रधानाचार्य। प्रदर्शनी में छात्रों के साथ में उनके शिक्षक, उनके अभिभावक और आम जो लोग थे, आसपास के लोग, उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, फिर से पॉइंट डालेंगे। विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे उपकरणों का प्रदर्शन, विज्ञान के क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रकार के शोध कार्य की जानकारी, नवीनतम आविष्कार, साथ ही व्यापार के लिए कुछ कुछ छोटी दुकानें भी लगाई। प्रदर्शनी में छात्रों ने कई मॉडल, कई उपकरण और प्रयोग भी प्रस्तुत किए, जैसे कि सौर ऊर्जा से चलने वाला वाहन हो गया, पवन ऊर्जा से चलने वाली टरबाइन हो गई, जल ऊर्जा से चलने वाला विद्युत जनरेटर हो गया, प्राण ऊर्जा से चलने वाला रिएक्टर हो गया, इन सभी को। इस तरह प्रदर्शनी का आयोजन सफल रहा। प्रदर्शनी ने छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रदर्शनी ने छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के शिक्षक, छात्र और उनके अभिभावक ने एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत। ठीक है, तो एक प्रकार तो आपका ये हो गया प्रतिवेदन। ठीक है, अब एक दूसरा प्रकार और है, उसके लिए हम एक टॉपिक लेते हैं, हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली। इसके लिए एक प्रतिवेदन। तो दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने व हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली की नोट को सार्थक बनाने हेतु 6 अक्टूबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया। अब समिति में श्रीमती प्रभा देवी सचिव थी, उमा देवी अध्यक्ष थी, रेखा देवी सदस्य थे, रेखा देवी सदस्य थी, मुकेश संतोष, ये सभी सदस्य थे। ठीक है, ये प्रतिवेदन किसके लिए है? जब समिति की बात आएगी, ठीक है, तब ये इस प्रकार से लिखा है। एक नॉर्मल जब लिखना है तो ऊपर की जैसे, और समिति की बात आएगी तो आपको 5 व्यक्ति, 5 से 7 व्यक्ति, उनके पद सचिव, अध्यक्ष क्या है ये लिख। गठित समिति ने इस दिशा में निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने कहा कि हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक व प्राचीन महल, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसके लिए हम कई प्रकार प्रयास कर सकते हैं। सड़कों की चौड़ाई जहां भी संभव हो बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, नालियों को गहरा और पक्का किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर चढ़ाई गई जो फूल मालाएं हैं, जो पत्ते हैं, जो छिलके हैं, इनको धार्मिक स्थल के इधर उधर ना फेंककर मिट्टी में दबाकर खाद बनाया जाना। सड़कों के किनारे पर कुछ दूरी पर कूड़ेदानों का प्रबंध किया जाना चाहिए। टूटी सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। सड़कों के किनारे पर पेड़ पौधों व चौराहों पर आकर्षक मूर्तियां भी लगाई जाएं। बिजली के तारों को भूमिगत किया जाए। पुराने जर्जर होती इमारतों की रखरखाव हेतु पुरातत्व विभाग को सेवाएं भी प्रदान की जाए। प्रत्येक 2 माह के पश्चात उपयुक्त जो हमने सुझाव दिए हैं इस पर समीक्षा भी की जाए। फिर डेट, अच्छा ऊपर तो हमने कुछ और ही लिखी थी है ना, ऊपर क्या डेट थी? 6 अक्टूबर 2023। और यहाँ पे हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी नाम लिखे होंगे आप उतने हस्ताक्षर लिखे, सभी का आप नाम लिखेंगे दोबारा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला प्रतिवेदन भी तैयार। ये समिति वाला था और ये एक नॉर्मल प्रतिवेदन। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। बेसिकली ये अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित 2 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन है और हमें इनके आंसर करना। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए और खा है संचार के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाइए। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और वो ये कि मुझे समाचार के तत्व समझाने थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर मैंने ऐड कर लिया है संचार के विभिन्न तत्व। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समाचार के तत्वों को हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन, इसके क्या क्या तत्व, आप ना थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं हूं और आप, ठीक है, आप और मेरे बीच में वीडियो के माध्यम से संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार है? तो सबसे पहला तो है स्रोत, यानी कि जो संचार करने वाला, जो संचारक है। यहाँ पे संचार कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको पेपर समझा रहा हूं, है ना, तो मैं ही स्रोत हूं या फिर मैं ही संचारक। दूसरा, पूर्टीकृत या फिर एनकोडिंग, अर्थात जो मेरा संदेश है, ठीक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, इसका ज्ञान मुझे भी होना चाहिए और आप यानी कि प्राप्तकर्ता को भी होना चाहिए। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपको पेपर समझाऊं, ठीक है, तो संचारकर्ता के रूप में मेरा काम तो पूरा हुआ। अब प्राप्तकर्ता के रूप में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है संदेश,
सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट होना आवश्यक है और सीधा भी। अर्थात मेरा संदेश ये है कि मैं इस वीडियो में आपको पेपर नंबर जो दूसरा है उसका पार्ट 2 अच्छे से समझाऊं। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, संदेश स्पष्ट और सीधा है, तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। फिर माध्यम यानी कि चैनल। तो संदेश को किस माध्यम से, जैसे टेलीफोन हो गया तो हमारा माध्यम क्या है? हमारा माध्यम है इंटरनेट और मोबाइल। उसके बाद डिकोडिंग है। तो आपको जो संदेश मिला है इसके अर्थ को समझना है, और अर्थ क्या है? आपको पेपर समझना है ना? फिर आता है फीडबैक। फीडबैक के द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। और आप सभी बच्चे भी, जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है, अपना फीडबैक देना कि जो मेरा संदेश था पेपर समझाने का, क्या आप तक सही से पहुंचा है, आपको समझ में आया है? फीडबैक देना, ठीक है। तो ये फीडबैक कहलाता है। शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती है। ठीक है। अब जैसे आप वीडियो देखते हैं तो कई बार ऐड आ जाता होगा 10-15 मिनट के बाद में, ठीक है, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आ ही जाता है ना? तो ये क्या है? ये रुकावट है। या फिर आपका इंटरनेट धीमा हो जाए तो ये भी रुकावट है, या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, वैसे तो होता नहीं है, तो वो भी एक रुकावट है ना? तो ये सभी जो शोर है ये रुकावटें हैं। तो संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों को शोर कहा जाता है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा ये था कि संचार के प्रकार क्या-क्या हैं? तो संचार के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है बच्चों सांकेतिक। जब संकेतों के माध्यम से बात की जाए, कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने मम्मी-पापा के सामने खड़े हैं, ठीक है? या और आप जो है अपने सिस्टर से या फिर भाई से इशारों में बात कर रहे हैं, ठीक है? आज मम्मी को पता चल गया मैं बाहर गया था, ये वो, फिर कहते हैं, बचा लियो, बचा लियो, है ना? तो ऐसे संकेत जब करते हैं ना, तो ये सांकेतिक संचार है, या फिर कुछ और संकेत देते हैं। दूसरा है मौखिक और अमौखिक। मौखिक, जब मुख खोलकर बोलकर संचार किया जाए तब, और बिना मुख खोले, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं अमौखिक संचार। फिर है अंतःव्यक्तिक, जब व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर बात करे, सेल्फ कम्युनिकेशन। फिर अंतर्व्यक्तिक, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के। ठीक है बच्चों, चलिए, काफी फ्रेंकली हो गया और आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब ध्यान से समझो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो प्रश्नों के आंसर देने हैं, काव्यांश पर आधारित हैं, कविताओं वाले। तो पहला प्रश्न है, हेलन में को काको गुसैया पद में सूरदास ने बाल स्वभाव का वर्णन किया है, उससे स्पष्ट कीजिए। तो आ जाइए समझते हैं। तो यहाँ पे सूरदास ने बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। क्या क्या बातें कही गई हैं? सूरदास जी कहते हैं कि खेलते समय बच्चे किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते, वे सभी एक ही खेल भावना से खेलते हैं। खेल में हार जाने पर भी बच्चे शीघ्र ही लड़ झगड़ जाते हैं, जैसे श्री रामा हरि जी लड़ रहे थे, है ना? जो व्यक्ति रूठ जाता है उसके साथ में कोई नहीं खेलना चाहता, जैसे हरि जी रूठ जाते हैं, कृष्ण जी रूठ जाते हैं, श्री रामा कहते हैं, अरे तुम तो रूठ गए, हम तो खेलेंगे नहीं तुम्हारे साथ में, रूठने वाले साथी के साथ में कोई नहीं खेलता। ठीक है। खेल में हार नहीं मानना और अपना रुतबा दिखाना, उसके साथ फिर कोई नहीं खेलता। बच्चे माँ-बाप की कसम खाकर उन्हें अपनी बात को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप भी खेल खेले होते हैं। फिर वो कई बार कसम खाता है, नहीं, नहीं मैं इसकी कसम खाता हूँ, तू आउट हो गया था, ये हो गया था, वैसा हो गया था, है ना? तो ये वहाँ पे भी दिखाया गया है। बच्चे खेल की हर बात का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग ये बातें ये सूदास जी ने बताई। ओके? सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे है कि घर एक परिवार है। परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आँखें मानी। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा क्यों है भाई? आइए समझते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता घर में वापसी में कवि ने अपने घर के सदस्यों के बारे में बताया। वह अपनी माँ के विषय में कहते हैं कि उनकी माँ बस 2 पंचर टायर के समान है, यानी कि उनकी माँ अब आँखों से देख नहीं सकती। कवि कहता है कि उनकी बेटी उनके पिता की आँखें बिल्कुल उस दिए के समान है, जो दिया हमेशा प्रज्वलित रहता है और अपने प्रकाश के ऊर्जा से सभी को एक नई किरण प्रदान करता है। कवि ने अपनी पत्नी के संपर्क में कहा है कि उसकी पत्नी की जो आँखें हैं, वे आँखें नहीं, वे हाथों के समान है, जो कि हमेशा लेखक यानी कि कवि को थाम कर रखते हैं, हमेशा उसका ख्याल रखे हैं। उनकी पत्नी की आँखों से पल भर के लिए भी कभी ओझल नहीं होने देते। ठीक है? और एक 2 नंबर का क्वेश्चन और बन सकता है कि पत्नी की आँखें, आँखें नहीं हाथ है, समझाइए कैसे? तो कैसे बताएँगे? हमेशा थाम कर रखती हैं, हर एक सुख-दुःख की घड़ी में साथ निभाती है, ठीक है? कभी को ओझल नहीं होने देती, इस प्रकार से। तो 5 जोड़ी आँखें ना कहकर, ठीक है? आँखों को सदस्य कहा है, इस प्रकार से। ठीक है?
चलिए तीसरा क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है कविता में प्रकृति चित्रण कल्पना आधारित नहीं यथार्थ पर आधारित, अर्थात बादल को घिरते देखा है इस कविता में जो प्रकृति का चित्रण है वो प्रकृति का एक्चुअल में चित्रण नहीं है बल्कि वो एक सच्चाई है। अब बताओ कैसे, आइए समझते हैं। तो लिखेंगे, बादल को घेरते देखा है कविता में प्रकृति चित्रण कल्पना आधारित नहीं यथार्थ पर आधारित, लिखेंगे। कविता में वर्षा ऋतु में पर्वत के शिखरों पर बादल के घिरने की शोभा का वर्णन, ओस कणों को मोती के समान बताया गया है। ओस का कमल के फूलों पर गिरना बहुत ही मनोहर दृश्य दिखा। हिमालय पर स्थित झीलों में हंस के तैरने का दृश्य भी नयनाभिराम है। वसंत ऋतु में प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ही अनोखी होती हैं। कस्तूरी मृग को अपनी नाभि से उठने वाली सुगंध के पीछे पागल होता देखा जा सकता है। इस प्राकृतिक वातावरण में जनजीवन मस्ती से परिपूर्ण होता है। किन्नर किन्नारियां मृग छलाओं पर बैठकर चिंताओं से दूर मस्ती में बांसुरी बजाते रहते हैं। भोजपत्रों से बनी झोपड़ी में चंदन की तिपाही पर चांदी के बने मणियों से सजे हुए सुरा पात्र रखे हुए हैं। किन्नर किन्नरियों की वेशभूषा और साज सज्जा बड़ी ही मनमोहक है। इस प्रकार से ये प्रकृति का चित्र नहीं बल्कि यथार्थ पदार्थ। ओके, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो कविताओं वाले ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आती है कविता वाली 100% व्याख्या। ओके, अब 100% व्याख्या बच्चों, बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि सर जी मैं समझ में नहीं आती, अच्छे से समझा दो, ये वो बहुत सारी बात। टेंशन मत लो, आपको 10 सैंपल पेपर की 20 सेप्शन व्याख्या आपको समझाऊंगा। कितनी? 20। और इस 20 में से आपके 2 ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो इसीलिए पेपर को अच्छे से करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो सारी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? 11 क्वेश्चन में क्या है, 2 काव्यांश हैं, किसी एक की सेप्शन व्याख्या करना। और पहली वाली तो आपको आती होगी। अरे इन दोहों न रहा न पाई, हिंदू अपनी करे वड़ाई, गागर छुअन न दे, बैसा के पाए त सोबे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में ही करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोया धोई चढ़वाई, सब सखियां मिली जेबन बैठी भर भर करते बढ़ाई, हिंद उनकी हिंदुआई देखी तुर कर दी। ठीक है, उसके बाद कहें कभी सुनो भाई साधु कौन रहा है। अब सेप्सन व्याख्या करने के लिए आपको कुछ 4 से 5 बातें याद रखनी। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, आप जिस भी प्रसंग की व्याख्या करना चाहते हैं उसके शुरुआत के 3 से 4 वर्ड और फिर इस तरीके से लाइन खींच के बाकी के 3 से 4 वर्ड आंक। इस संदर्भ में आपको बताना है कविता का जो स्रोत है वो क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 का जो हिंदी विषय की हिंदी अच्छी की किताब अंतरा भाग है, इसके काव्य अरे इन दोहों ने रहना पाई से अवतरित है, इसके कवि कबीरदास। फिर प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत पद कबीर के बीजक संग्रह से उद्धृत है। यहाँ पे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त जो कर्मकांड है एवं जो आडंबर है उसका विरोध यहाँ पे कबीर जी कर रहे हैं। फिर आएगी व्याख्या, तो व्याख्या करेंगे। कबीर जी कहते हैं कि दोनों धर्मों के व्यक्तियों ने अज्ञानतावश बाहरी कर्म कांडों को वास्तविक धर्म मान लिया, इन्हें धर्म का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है और वास्तव में ये दोनों पदभ्रष्ट हो चुके। कबीर जी हिंदुओं के विषय में कहते हैं कि ये वर्ण भेद में विश्वास करते हैं, जिसमें उच्च वर्ग व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को अस्पृश्य मानता है, उसे अपने पात्र को वस्त्रों को छूने नहीं देता, उसे देखना भी अच्छा नहीं मानता, जैसे चांडाल वगैरह हो गए। ठीक है, दूसरी ओर स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी वैश्यमग्न कार्य निम्न जो कार्य है उसमें लिप्त रहते हैं। तात्पर्य ये है कि हीन कर्मों में लीन है फिर भी श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं। उसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि मुसलमानों की दशा भी कुछ अलग नहीं है, ये दिखावा करते हैं कि पीर औलिया बनकर माया मोह से दूर है, लेकिन दूसरी ओर अपनी वासना के आगे विवश है, केवल स्वाद के लिए मांसाहार और जीव हत्या करते हैं। कबीर कहते हैं कि जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। साथ ही समाज में नीतियों के प्रतिकूल रक्त संबंधों में विवाह रचाते हैं। ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सत्य की राह से भटक चुके हैं। इस प्रकार इन दोनों को कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आप बताएंगे विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो हिंदुओं और मुसलमानों के आडंबर पर तीखा प्रहार है। आडंबरों को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक बताया है। ईश्वर एक है, सर्वदा है, भाषा सदुक्कड़ी है, अव्यक्ति सरल सहज है, शब्द चयन है, अनुप्रास अलंकार है, अलंकार का उपयोग है बेसिकली, गेय पद शैली है, मुक्त शैली है। इस प्रकार से आप, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके जो चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं,
इससे संबंधित दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 2 का आंसर। पहला प्रश्न है बच्चों चैप्टर सेकंड से, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी जब अपनी अपनी बारी से खाना खाने के लिए आते हैं, तो वह अपने अपने समय पे रोटी ना लेने का बहाना करते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, एक रोटी मैं कम खाऊंगा, ये कुछ ऐसा। रोटी नहीं लेते बेसिक। तो ये जो रोटी मना करने की बात है, इसमें उनकी कैसी व्यवस्था झलकती है? आ जाइए समझाते हैं व्यवस्था। रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी। मुंशी जी का पूरा नाम क्या है बच्चों? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। तो एमसीक्यू में अगर आए तो बता देना क्या नाम है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। तो ये तीनों ही परिवार की जो वास्तविकता है, जो असल में उसकी स्थिति है, उसे अच्छी तरीके से पता। दोपहर के भोजन के समय जब सिद्धेश्वरी बार बार आग्रह करती है सभी से बारी बारी से कि एक एक रोटी ले लो, तो वे अपने हिस्से की रोटी लेने से मना कर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वे एक रोटी और ले लेंगे तो घर का जो दूसरा सदस्य उसे भूखा रहना पड़ जाएगा, इवन उसकी माँ को भूखा रहना पड़ जाएगा, उसकी पत्नी को भूखा रखना। ठीक है। इसीलिए जब शरद चंद्र ने कहा कि उसका पेट भर गया, तो भाई मोहन भी बोल पड़ा, आज रोटी कुछ अच्छी नहीं बनी है, अब चलो इतना ही बहुत है। वहीं मुंशी जी ने कहा कि नमकीन चीजों से मन भर गया, कुछ मीठा हो तो गुड़ ले आओ। तो इसी प्रकार से तीनों ने किसी न किसी बहाने से रोटी लेने से मना कर दिया। इस प्रसंग से ही उनकी इसी व्यवस्था का पता चलता है कि भूखे रहते हुए भी अभाव के कारण रोटी लेने से उन्होंने मना किया। ठीक है, तो ये अभाव है। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। विद्रोही की माँ से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता है? इस कथन के आधार पे उस शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए जो कि चैप्टर में समझाया गया है। विद्रोही की जो माँ है, इसे कौन संबंध रखना चाहेगा, और जो रखेगा उसके गर्दन पे भी तलवार लटकाई जाएगी, है ना? तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट? लेखक ये कहते हैं कि उस समय यानी कि अंग्रेजों के समय का जो शासन तंत्र था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही भय और तानाशाही वाला। लोगों में उस समय बहुत ज्यादा डर फैला हुआ था। समाज पूरे तरीके से भय था, सब डरते थे। शासन तंत्र के डर से क्रांतिकारियों की सहायता करने को मानो लोग जो थे वो मुसीबत समझते थे। उन्हें लगता तो था कि क्रांतिकारी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो मदद नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें मुसीबत आती थी। शासनाधिकारियों को जिस पर संदेह होता था उसी को धर दबोचते थे। जैसे आपने वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, शक के आधार पे गिरफ्तार वगैरह करना, तो वही। ठीक है, काला कानून जिसे बोलते थे। तो उसी प्रकार से इन्होंने उस समय अपना रखा था, नाम नहीं था, बस ये नीति थी बेसिक। शासन तंत्र का सिद्धांत था कि अपने विरुद्ध उठती आवाज समय से पहले बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करी तो और लोग आवाज उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर थोड़ी सी लगे कि आवाज उठने वाली है, बंद कर दो, मार डालो उसको। ठीक है। समाज में कुछ ऐसा ही जो अपने लिए सोचता था, उसकी सोच बस अपने तक ही विद्यमान थी, अर्थात समाज में एकता थी ही नहीं, क्योंकि सब अपने से मतलब रखते। अतः लाल और उसकी माँ की सहायता कौन करता है, इससे पता चलता है कि उस समय का शासन तंत्र और समाजी व्यवस्था कितनी ज्यादा बेकार थी। ठीक है। तो इसीलिए लेखक कहता है, जो लेखक है वो ये कहता है कि अगर इसकी माँ से कोई संबंध रखता है तो वो भी अंग्रेजों का शिकार हो जाएगी करीब। ठीक है। तो ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चल, ये लोग हमारा घर ना बनने दे, यानी कि तुकिया जो है वो ये कहती है कि चल ये हमारा घर नहीं बनने दे। तो ये जो चैप्टर है हमें इसकी मूल संवेदना यहाँ पे बतानी है। आ जाइए समझते हैं। खानाबदोश कहानी में तुकिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जो जिंदगी है, हमें इसका पता चलता है। यहाँ पर सुकिया तथा मानो ये मजदूर वर्ग का, और उनका जो ठेकेदार है सूबे सिंह, ये पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सुकिया और मानो का एक सपना है कि वो भी अपना एक घर बनाए, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सूबे सिंह को उनकी इस तरक्की से बहुत ही ज्यादा जलन होती है, उसे ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग यानी कि अमीर जो सूबे सिंह, जो ये सूबे सिंह होते हैं, यानी कि जो ये मालिक होते हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी जो मजदूर है वो कम पैसे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो हमारे यहाँ काम करते रहे, ये आगे ना बढ़े। ठीक है। पूंजीपति वर्ग हमेशा मजदूरों को अपने ऊपर आश्रित रखना चाहते हैं, जैसा कि इस कहानी में मानव और सुखिया अपनी दिशा सुधारना चाहते हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग यानी कि सूबे सिंह उन्हें कई प्रकार से तंग करता रहता है, और यही खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना है। ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो आखिरी क्वेश्चन है, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों होते हैं? आ जाइए समझते हैं।
देखिए, गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के जो भाव है वो उत्पन्न। मेरे अनुसार गूंगा जो है वो सहानुभूति का पात्र नहीं है। कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि गूंगा जो है वो सम्मान का पात्र, उसे भी आम लोगों की तरह पूरा अधिकार पाने का हक है। यदि उसे सही लोग मिलते, सही वातावरण मिलता, सही दिशा निर्देश मिलते, तो वो भी एक CWSN दिव्यांग होते हुए भी एक अच्छा जीवन जी सकता था। उसके जीवन में व्यक्त जो लोगों का व्यवहार है उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गोंगे की लड़ाई लोगों से नहीं, अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते। उसकी कमी उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उसके साथ कहानी में जो जो होता है उसे पढ़कर मेरे मन में सहानुभूति का भाव उत्पन्न। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे घ वाला ऑप्शन। चलिए, ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बेसिकली दो सेप्सम व्याख्या हैं, इसमें से किसी एक की हमें करना। तो ये जो है बेसिकली ये ईदगाह से संबंधित है, ठीक है, जिसकी व्याख्या तो आप कर ही लेंगे। जो दूसरी वाली है ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको मैं आपको समझ। लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते, इतना सा कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गपशप से छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पता कैसे चलेगा। और भी कुछ एक दो बातें, है ना। इसी की व्याख्या करते हैं। तो लिखेंगे शुरुआत के 3 से 4 वर्ड, लोगों को कोई चलाने वाला, फिर एक लाइन, और खाली ना तुम, है ना। फिर संदर्भ आ जाएगा, तो कहाँ से ली गई है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये अध्याय का नाम है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग में क्या कहा गया है, तो प्रसंग में उपरोक्त पंक्तियों में भारतेंदु जी भारत के लोगों में आलसीपन, समय की बर्बादी आदि जो कमियां हैं इसको दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर प्रहार किया जाता है, उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं ये भी बताया गया है। ठीक है, अब करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे, जिस देश और जिस काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया उसी समय अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल को भी उत्पन्न किया था। इसी प्रकार से स्वतंत्र भारत से पहले पहले यहाँ पर रॉबर्ट साहब अकबर हैं, यानी कि शासक हैं। तो मुंशी चतुर्भुज शाह, मुंशी बिहारी लाल साहब इत्यादि ये अबुल फजल और टोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो एक रेल की गाड़ी की तरह है। ठीक है, जैसे रेल में एक फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, ठीक है, और अच्छी अच्छी सुविधाएं होती हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी और डब्बे होते हैं, है ना, क्योंकि ट्रेन में लगे होते हैं। लेकिन वो चलते कब तक नहीं है, जब तक कि कोई इंजन नहीं होता है ना। इसी प्रकार से हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जिस प्रकार से रामायण में लंका लागने से पहले जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया था, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाने वाला कोई नहीं। ठीक है, और एक आधा पॉइंट फिर ये लिखा हुआ है, और फिर ये आ जाता है। फिर साहित्यिक सौंदर्य आ जाएगा आपका, खड़ी बोली सहज व्यक्ति है, भाषा सरल भावपूर्ण है, तर्कपूर्ण शैली है, संवाद संक्षिप्त और सारग्राही है, रामचरितमानस की चौपाई कांश है, ये कुछ ये बातें हैं, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें किसी एक का आंसर करना है, अंतराल वाली किताब। पहला क्वेश्चन, अपराजय कथा शिल्पी शरत चंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का जो योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। ठीक है, इस कथन से शरत के जीवन की किस घटना का पता चलता है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, दुर्भाग्यवश लेखक के पिता अमरनाथ की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई, जिसकी कमी उसके छोटे नाना साहब अघोर नाथ की पत्नी कुसुम कामनी तथा मोतीलाल ने पूरी की। जब कुसुम कामनी को गृहस्थी के काम से फुर्सत मिलती तो उनके घर की छत पर छोटी मोटी गोष्ठी, यानी कि छोटी मोटी सभा वगैरह होती थी। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं 4-5 मिलकर आपस में बातें नहीं करती, वैसा। बंग दर्शन के अतिरिक्त वीरांगना, वृजगाना, मृणालिनी, आंख की किरकिरी, सखेरी, युगांतकारी रचनाओं के पाठ उसमें हुआ करते। ऐसी गोष्ठियों में शरद की बराबर की उपस्थिति रहती थी, यानी कि वो कुसुम कामिनी की गोष्ठियों में बैठा रहता। वास्तव में मणि शरद की शिक्षा का आदि पर
कुसुम कामनी की पाठशाला में ही शुरू हुआ था। इसीलिए अपराजय कथा शिल्पी सदचंद्र के निर्माण में कुसुम कामनी का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि शुरुआत साहित्य के बारे में यहीं से हुई। ठीक है। उसके बाद हुसैन की कहानी अपनी जवानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस कथन के आधार पे पाठ के मतलब इस पाठ के आधार पे आपको इसको समझना है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। कैसे? देखिए, यह आत्मकथा स्वयं लेखक के द्वारा अपने जीवन का एक वर्णन। यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा का विकास सही दिशा में हो जाए और उसे विकास करने के सही अवसर मिल जाए, तो विद्यार्थी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो। क्योंकि आजकल आप कॉलेज कर लो, आप चाहे कोई सी भी डिग्री कर लो, अगर आप एक सही लाइन में नहीं चल रहे हो, तो आप चाहे 30 40 50 साल के हो जाओ, आप अपने टारगेट को नहीं अचीव कर सकते। ठीक है। लेकिन वहीं एक वो बच्चा है जो कि शुरुआत से ही उसका टारगेट तय है। उसे यूपीएससी क्लियर करनी है, उसे क्लर्क बनना है, उसे आईपीएस बनना है, उसे एक शिक्षक बनना है, उसे एक ट्रेनी बनना है। तो वो उसी मार्ग में काम करेगा एकदम लक्ष्य से। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल से हो। ठीक है। अतः अभिभावक और शिक्षक दोनों ही अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यताओं को देखकर उसके आधार पे उसके भविष्य को उज्जवल बना सकते। ठीक है। तो इस प्रकार से हुसैन की कहानी अपनी जुबानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है बच्चों। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार से बच्चों आज की हमारी ये सैंपल पेपर नंबर 1 की पार्ट 2 की जो वीडियो थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और आई होप आप सभी को पेपर नंबर 1 का ये पार्ट 1 और जो 2 है इसको मिला के पेपर नंबर जो 1 है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। बाकी के अभी आपके 9 सैंपल पेपर और बचते हैं, तो उसकी वीडियो भी हम बहुत जल्दी लाएंगे। जितने ज्यादा आपके कमेंट होंगे उतनी जल्दी हम लेके आ जाएंगे। ठीक है। आपको अपने 10 के 10 सैंपल की वीडियोस देखनी है, तो उसका लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करो ताकि आपकी वजह से वो भी तैयारी कर सके अगर वो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है तो। ठीक है। और यदि जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पे आ जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।